गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 आवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का टॉपिक स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हमने पहले ही देखा था कि जब हमें इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करना होता है तो हम डिफरेंट टाइप से उसकी स्टडी करते, डिफरेंट मेथड से उसकी स्टडी करते, जिसमें आता है फूड चेन, फूड वेब आता है ना। तो इसी तरीके से इकोलॉजिकल पिरामिड भी के स्टडी से भी हम इकोसिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। हमने देखा था कि ट्रॉपिक लेवल से भी हम समझते हैं इकोसिस्टम को, तो वो सी इकोसिस्टम का जो ट्रॉपिक लेवल होता है और जो डिफरेंट रिलेशन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम कर देते हैं ग्राफ के ज़रिए और एक इजी वे में उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब पिरामिड में क्या होता है, मेनली जो ये पिरामिड होता है वो बना होता है हॉरिजॉन्टल बार्स से, जिसमें डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स जो है वो दिखते हैं इसमें, है ना। तो जो ट्रॉपिक लेवल्स अलग अलग एक एक ट्रॉपिक लेवल जो है वो हॉरिजॉन्टल बार के रूप में आपको एक पिरामिड बनता हुआ दिखेगा। और ये जो बार का जो लेंथ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उस पर्टिकुलर लेवल पे, या उनका क्या बायोमास है, या उनका जो एनर्जी है हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या क्या कितनी एनर्जी है, वो इसमें दिखता है, हर एक हॉरिजॉन्टल बार में आपको दिखेगा। द फूड प्रोड्यूसर फॉर्म्स द बेस ऑफ द पिरामिड। जो हमेशा क्या होगा, जो फूड प्रोड्यूसर है वो हमेशा बेस बनाएगा पिरामिड का, और जो टॉप लेवल है वो कार्निवोर का होता है, जो टिप में होता है ना। एंड जो बीच के जितने भी कंज्यूमर्स आते हैं वो सब मतलब जितने और बाकी कंज्यूमर्स आते हैं वो बीच के लेवल्स में आते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं प्रोड्यूसर सबसे नीचे है, कार्निवोर जो कंज्यूमर है वो सबसे ऊपर है, और बीच में जितने भी अदर कंज्यूमर्स होंगे, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स, ये सारे यहाँ पे आएंगे, है ना। अब हम ये देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो लेंथ होता है ईच बार का वो किसको रिप्रेजेंट करता है, या तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को, या बायोमास को, या एनर्जी को। तो इस तरीके से हम हमें पता चलता है कि 3 टाइप के ये पिरामिड हम बना सकते हैं। एक होता है जो टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम पिरामिड ऑफ नंबर्स बोलते हैं। दूसरा होता है बायोमास के लिए, और पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो हम एक एक करके देखते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स हम पहले देखते हैं। तो इसे सबसे पहले किसने ये बनाया था, ये बता रहे हैं कि चार्ल्स एल्टन ने बनाया था, और इन्होंने इसके बारे में कौन सी बुक में जिक्र किया हुआ है, एनिमल इकोलॉजी। एनिमल इकोलॉजी में इनकी जो बुक है 1927 में आई थी। इसमें सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड जो वर्ड है उसके बारे में बात की गई है। अब ये जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं ये क्या डिपिक्ट करते हैं, इससे क्या पता चलता है, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल इन अ फूड चेन। एक फूड चेन में जितने भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं उस ट्रॉपिक लेवल में पर्टिकुलर कितने ऑर्गेनिज्म होंगे ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसे कैसे रीड करेंगे, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्लोवर का आपको बार दिख रहा है, एक स्नेल का दिख रहा है, एक थर्स का दिख रहा है, एक स्पैरो हॉक का दिख रहा है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा बार जो दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल बार, सबसे नीचे प्रोड्यूसर का होता है, तो वो उसमें है क्लोवर का एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा है, ये बाकी से बहुत ही बड़ा है। इसका ये मतलब हो रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी, क्लोवर की, फिर उससे कम स्नेल की, फिर उससे कम थर्स की, फिर उससे भी कम होगी स्पैरो हॉक की, है ना। तो इस तरीके से ये बताता है कि
उस ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कितनी होगी या क्या होगी। ठीक है, जैसे आपकी बुक में ये वाला फिगर आपको मिलेगा जिसमें पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन, राइस फार्म का जो हमने पहले पढ़ा था। तो राइस फार्म का जो हमने पहले फूड चेन जो पढ़ा था उसका ये पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड चेन ऑफ राइस फार्म कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड एज अंडर। हमने पढ़ा था कि इतने हमारे राइस प्लांट्स थे, उसमें से 1000 रैबिट्स थे, फिर 50 स्नेक्स थे, 5 हॉक्स थे। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो ऐसा आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हर एक पिरामिड में इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि जैसे कि राइस प्लांट सबसे नीचे प्रोड्यूसर में, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में आप लिखते हैं रैबिट, फिर स्नेक, फिर हॉक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे जो बड़ा जो ब्लॉक है, जो सबसे हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक आपको दिख रहा है सबसे बड़ा वाला, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है राइस प्लांट्स की। इस वजह से वो सबसे बड़ा है ना। और हमेशा सबसे बड़ा मतलब जो प्रोड्यूसर होगा वही सबसे नीचे आएगा, और जो कार्निवोर एनिमल होगा वो सबसे ऊपर आएगा, और बीच में जो बीच का फूड चेन है वो आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उससे कम हुए रैबिट्स, तो इसका थोड़ा छोटा बना है। फिर उससे भी कम हुए स्नेक्स, 50 स्नेक्स, तो उसका उससे छोटा। फिर उससे भी छोटा हॉग्स का, क्योंकि वो 5 ही है ना। इस टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच ट्रॉपिक लेवल इज कंसिडर्ड एज अ लेवल इन द पिरामिड। हर एक ट्रॉपिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसे हम उस पिरामिड के लिए उसका लेवल मानते हैं, है ना। और द पिरामिड ऑफ नंबर्स इज यूजुअली अपराइट। हमेशा मोस्टली क्या होता है कि सीधा ही होता है, जैसे आप इसमें पिछले फिगर में आप देख सकते हैं कि ऐसा बेस जो है चौड़ा और उसका टिप है फिर ऊपर, तो ऐसा ही होता है मोस्टली। बट कभी कभी क्या होता है, डिटीरियस फूड चेन के कारण, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं उसको जो खाते हैं, तो वो उन केसेस में क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो पिरामिड होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पिंडल शेपेड, इसमें एक दिखाया है। इसमें प्रोड्यूसर जो है एक प्लांट, एक ट्री ले रहे हैं हम, फिर उसमें बहुत सारे हर्बीवोरस जो बर्ड्स दिखा रहे हैं आपको, है ना। एक ही प्लांट पे वो फीड कर रहे हैं, है ना। बट इन सारे हर्बीवोर्स के लिए एक कार्निवोर है। तो इस तरीके से ये जो है ना, इसमें शेप में चेंजेस भी आ सकते हैं, बट मोस्टली ये अपराइट ही होता है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये पिरामिड्स को पढ़ना या इनके नंबर्स को पढ़ना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है हमारा, और ये जो पिरामिड जो दिखा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी क्या कंडीशन है एट प्रेजेंट, और ये हमें हेल्प करता है कि हमें कंजर्व कर सकें बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेस को। इट इज़ रिकमेंडेड टू ग्रो मोर देन वन टाइप ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड एट अ टाइम। आप देखते भी होंगे, कभी गांव जाते होंगे या आपने देखा होगा आपकी खेती में भी, खेतों में जो क्या रिकमेंड किया जाता है कि एक तरीके के क्रॉप ना लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट या जो भी मतलब उसको ज़रूरत होती है, जो भी उसकी सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है वो, बट उसके बाद उसको रिप्लेनिश करने के लिए उसके बदले में उसकी जगह पे और हमें कैश क्रॉप्स या फिर पल्सेस वगैरह लगानी चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिशन है सॉइल का वो रिस्टोर हो सके। तो उसी तरीके से इतने सारे ये जो हम इकोलॉजिकल पिरामिड और ये सब पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें यही पता चलता है कि हमें जो बैलेंस है नेचर का उसे हमेशा ही रिस्टोर करके रखना चाहिए, उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और उसी की वजह से हमें सजेस्ट किया जाता है कि एक ही तरीके के क्रॉप ना उगाएं, अलग अलग तरीके के क्रॉप उगाएं। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि पेड़ों को लगाना चाहिए फॉर्म में, कभी कभी कुछ टाइम में पेड़ों को भी लगाना चाहिए। और उसमें जो अगर वाटर काफ़ी रिस्ट्रेन करके रखते हैं, जैसे कि राइस फार्म्स वगैरह में
पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो उसमें फ़िश कल्चर भी आप कर सकते हैं, ताकि जो हमारा जो इकोसिस्टम है, जो नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं, वो हमेशा क्या होते रहे, रीस्टोर होता रहे। तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं कि एक तो बायोडाइवर्सिटी हमारी कंजर्व होती है, और जो सॉइल की न्यूट्रिशन है वो भी रीस्टोर होती है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होता है क्रॉप पेस्ट का। जैसे कि वाटर बहुत सारा रहता है, तो वाटर के कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मे बी राइस को ख़राब कर दे, तो उसमें जो फिशेस, अगर फिश कल्चर आप यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो बहुत फिशेस उसके बहुत सारे जो हार्मफुल या पेस्ट्स होंगे उनको वो ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से रीस्टोर होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, पर इसके लिए पहले हम समझते हैं कि बायोमास क्या होता है। देखिए, द टोटल क्वांटिटी और वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया और वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल क्वांटिटी या वेट होता है ऑर्गेनिज्म का, उसकी बात हो रही है। मेनली ये क्या होता है, ये ड्राई वेट होता है। लेट्स सी, पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय कलेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल हम जान गए कि ट्रॉपिक लेवल कौन सा है, और उसमें से जितना ऑर्गेनिज्म है, वो कितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई किए हुए हैं उस ट्रॉपिक लेवल को, उसको सेपरेट कर लेते हैं, और उनका क्या है, ड्राई वेट हम लेते हैं। मतलब कि उसमें से पानी हट जाए, यानी फिर या फिर हम ऐसा कहें कि जैसे राइस क्रॉप है हमारे पास, है ना, तो राइस जब वो पूरा सूख जाएगा तो उसका जो वेट होगा वो ड्राई मास है, हमारा ड्राई वेट है, तो वो जो होता है उसे हम बायोमास लेते हैं। वैसे ही हर एक ट्रॉपिक लेवल का लेते हैं। दिस ओवरकम्स द साइज डिफरेंस। इसकी वजह से क्या होता है, साइज डिफरेंस जो होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ ट्रॉपिक लेवल आर वेटेड। हर एक मतलब कि पहले जैसे नंबर में हम बोलेंगे, तो जैसे अगर हम पहले बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको डियर खा रहे हैं, ठीक है, 5 डियर खा रहे हैं या 10 डियर खा रहे हैं, उसके बाद फिर उन सबको, उस 10 डियर के लिए एक लायन है, ठीक है, तो एक लायन है, तो लायन का वेट और डियर है और प्लांट्स हैं, तो ये सबका बायोमास लेने से, उनका ड्राई वेट लेने से उसकी जो साइज की प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाती हैं। फिर ट्रॉपिक लेवल इसमें आपको देख रहे हैं, है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर प्रोड्यूसर के लेवल पे 109, उसके बाद फिर उसमें और डिक्रीज हो गया जब प्राइमरी कंज्यूमर में गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में गए तो और ज़्यादा डिक्रीज हो गया, और फिर टर्शरी कंज्यूमर में गए तो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाए। ये याद रखेंगे कि ये वेट नहीं है उनका, ये उनका ड्राई वेट है, तो साइज से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। अब ये देखते हैं हमारा जो अपराइट पिरामिड्स में आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो है ये यहाँ पे आपको 1000 kgs आपको प्रोड्यूसर दिखा रहे हैं कि अगर 1000 kgs ले प्रोड्यूसर, इतने 1000 kgs जो है वो कौन कंज्यूम करता है, 100 kgs ऑफ हर्बीवोर्स, और 100 kgs ऑफ हर्बीवोर को कौन कंज्यूम करता है, 10 kgs ऑफ प्राइमरी कार्निवोर। फिर ये 10 kgs ऑफ प्राइमरी कार्निवोर के लिए कौन है, एक टॉप कार्निवोर है, ठीक है। ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट उसमें जो चार्ट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं एग्जैक्ट नहीं है, ये जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि पिरामिड ऑफ नंबर्स ऐसा बनाया जाता है। इस पे बेस्ड आपकी बुक में एक्सरसाइज भी दी हुई है बीच बीच में, आप वो आंसर करेंगे इसको पढ़ने के बाद तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो थ्रू टॉपिक लेवल्स। अब हमने इतने सारे टॉपिक लेवल जो पढ़े अलग अलग, तो इसमें एनर्जी कैसे फ्लो होती है। द एनर्जी फ्लो इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मूव्स अलोंग द फूड चेन। ये फूड चेन में जितनी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर पास होती है उसे ही हम क्या कहते हैं,
एनर्जी फ्लो कहते हैं। और इसे और क्या कहा जाता है, कैलोरिक फ्लो भी कहा जाता है। कैलोरिक जो शब्द आया है वहीं से आया है कि आपने अगर लाइक कैरेट कंज्यूम किया तो उसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो वो जो कैलोरी है वहीं से ये कैलोरिक फ्लो आया है, वो भी एनर्जी है ना। द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो जो फूड जो हम लेते हैं उसमें से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हमारी मेन सोर्स है एनर्जी की, जो कि हमें जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है। फूड चाहिए बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए। तो दिस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट टॉपिक लेवल्स अलोंग द फूड चेन, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी पिरामिड आपको दिख रहा है। तो इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को 100% एनर्जी मिल रही है सन की एनर्जी से, है ना। फिर उसमें से वो ट्रांसफ़र हो रही है, उसका कुछ अमाउंट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर से, उसका कुछ अमाउंट सेकेंडरी को, और उसका कुछ अमाउंट थर्ड मतलब टर्शरी लेवल को, फिर क्वाटरनरी लेवल को। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो डिकम्पोजर्स को भी जा रही है और कुछ हीट के फॉर्म में भी निकल रही है। तो ये सारी क्या है, ये फूड एनर्जी है। कुछ छोटा अमाउंट जो है वो जाता है हर नेक्स्ट लेवल पे, और कुछ जो है वो सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाता है ना। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, ये एनर्जी फ्लो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना, क्या समझ आएगा हमें इससे। द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस। एक इकोलॉजिकल बैलेंस हमें हर समय बनाने की ज़रूरत है नेचर में। तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि एनर्जी फ्लो होता रहे, है ना। ये कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से हट गया, है ना, पूरी तरीके से हट गया। जैसे कि अभी टाइगर्स जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, मान के चलिए अगर सारे टाइगर्स ख़त्म हो गए अगर, तो फिर वहाँ पे हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आएगी। वो गड़बड़ी किस वजह से होगी, क्योंकि एनर्जी फ्लो नहीं होगा। उसकी वजह से डायरेक्टली हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट लेवल का जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन। तो इस वजह से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या एक पर्टिकुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म की जो तादाद है, मतलब पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये एनर्जी फ्लो इसीलिए ज़रूरी है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो सके। द प्रोड्यूसर सिंथेसाइजेस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अ पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड विद इन द प्लांट्स। अब प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो इनको एनर्जी मिलती है सन से, और वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। तो वो जो फूड है, जो एनर्जी है, वो उन प्लांट्स में किसी रूप में रह जाता है, ठीक है। फिर जितना जो बचा हुआ है वो यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जितना जो स्टोर करके उन्होंने रखा हुआ था उसका क्या होगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, जो प्राइमरी कंज्यूमर उसको खाएगा। तो जो कुछ अमाउंट प्लांट्स में था वो चला गया प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अब फिर ये एनर्जी फर्दर पास ऑन हो जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर को, जब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। और इसी तरीके से आगे ये चेन बढ़ती जाती है, जैसे आप इसमें देख सकते हो। ये आपका लाइट एनर्जी से आपको दिख रहा है कि 100% जो है प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स में चला गया, उसमें से प्राइमरी कंज्यूमर में फिर गया कुछ अमाउंट जो प्लांट्स में बचा हुआ था। फिर इनका भी कुछ एनर्जी वेस्ट होगा, मतलब लॉस्ट होगा, और यूटिलाइज होगा इनके लाइफ प्रोसेसेस में, और कुछ जो अमाउंट है वो रह जाएगा इनकी बॉडी में। इस जो प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है तो उसको भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, और कुछ वो अपनी लाइफ में लगाता है। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाते हैं। अब इसमें देखते हैं हम 10% लॉ क्या होता है एनर्जी फ्लो के लिए।
The 10% law of energy flow states that when the energy is passed on from one tropic level to another tropic level, only 10% of the energy is passed to the next tropic level. इसका कहना ये है कि 10% लॉ जो होता है इसके हिसाब से किसी भी लेवल में, किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही अदर दूसरे लेवल पर जाता है. जैसे आप 100 का आप 10% निकालिए, कितना होगा? 10% होगा. ठीक है. और 10 का आप फिर 10% निकालेंगे तो 1% होगा, फिर उसका और निकालेंगे 10% तो 0.1% होगा. इस तरीके से ये एनर्जी आपकी पिरामिड में फ्लो होती है. आगे आपको कभी भी क्वेश्चन पूछता है हाउ एनर्जी फ्लोज इन अ पिरामिड, तो आपको यही आंसर है आपके कि इस तरीके से आपका एनर्जी फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, कार्निवोरस एनिमल्स. अब इसमें क्या बोल रहा है? द बेस ऑफ ऑल एनर्जी पिरामिड स्टार्टिंग विथ प्रोड्यूसर्स एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ब्रॉडेस्ट. सबसे ज़्यादा हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रॉडेस्ट कौन सा होगा? प्रोड्यूसर का होगा. ये जो एनर्जी लेवल है ये हमेशा क्या रहती है? अपराइट रहती है, बिकॉज इसमें जो परसेंटेज है वो कम होते जा रहा है. तो ऑब्वियसली इसका पिरामिड जो बनेगा वो क्या होगा? पीक होते जाएगा, है ना. चौड़ा नहीं होगा, वो पतला होते जाएगा. तो सबसे ज़्यादा जो ब्रॉडेस्ट होता है वो किसका होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का होता है ना. उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि सच पिरामिड्स आर नेवर इन्वर्टेड नहीं होते हैं, बिकॉज इनका जो अमाउंट है एनर्जी का वो कम होते जा रहा है. तो इसी तरीके से ये बनेगा. नो मैटर हाउ वेरीड इकोसिस्टम में बी, द एनर्जी फ्लो इन मोस्ट ऑफ देम ऑकर्स इन अ सिमिलर मैनर. कितने भी वेरिएशंस आपने देखे होंगे, चाहे यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्री, जिराफ, लायन, वाइल्ड डॉग्स, ये जो बता रहे हैं, और चाहे आप एक्वेटिक ले लें, चाहे आप टेरेस्ट्रियल ले लें, चाहे आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लें, सब जगह पर ऐसा ही मोस्टली एनर्जी फ्लो होता है फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स टू द कार्निवोरस एनिमल्स, एंड दैट टू इन 10% लॉ. नेक्स्ट हमारी बुक में एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, ये हम एक बार पढ़ लेते हैं. फूड चेन्स एंड फूड वेब ऑल्सो स्टार्ट्स विद डिकम्पोजिंग सब्सटेंसेस. किससे चालू होता है? ये जो फूड चेन होता है इसमें बीच में एक ऐसा भी क्रीचर होता है जो डिकम्पोज करता है. हमने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था. तो ये डिकम्पोजर्स हर एक लेवल पर होते हैं, है ना. तो ये जब स्टार्ट होता है तब भी डिकम्पोजिंग होती है. यू हैड स्टडीड अबाउट वन सच पाथवे इन द हैबिटेट ऑफ कानीमछरी ऑफ कुटुम्बसर केव्स. इसके बारे में आपने पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है ना. हियर इज अनदर सच एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है. ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अ डीकम्पोजिंग बॉडी ऑफ अ बर्ड लाइक सर्टेन बैक्टीरिया और यीस्ट आर ईटन बाय पैरामीशियम, एंड स्पाइडर फीड्स ऑन इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन डीकम्पोजिंग वेस्ट. अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो डीकम्पोजिंग सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पे एक बर्ड का एग्जाम्पल दिया है, उस पर कौन फीड करता है? बैक्टीरिया या यीस्ट. ठीक है, ये. और यहाँ पे एक और आपको दिख रहा है बीटल जैसा एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी इस पे फीड कर रहे हैं ना, डेड डिकेइंग मैटर पे ही फीड करता है. और ये जो बैक्टीरिया है, या यीस्ट है, उसे कौन खाता है? इसे पैरामीशियम खाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कौन खा रहा है? ये पैरामीशियम खा रहा है. और जैसे ये बीटल का एग्जांपल लिया है तो इसको कौन खा रहा है? उससे बड़ा इंसेक्ट स्पाइडर खा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से ये डीकम्पोजिंग जो वेस्ट था हमारा, उसकी भी एनर्जी क्या है? यूटिलाइज कर दी जा रही है. जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत फॉर्म होगा डिकम्पोज होने के, उसमें वो भी यहाँ पे कंज्यूम हो जा रहा है. एट द बॉटम ऑफ ओशियंस वेयर सोलर एनर्जी डज नॉट रीच, जहाँ पे सोलर एनर्जी नहीं पहुँचती है, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं ओशियंस, है ना. जैसे मरियाना ट्रेंच आप जानते होंगे कि डीपेस्ट ओशियन वहाँ पे है ना. तो देर आर फूड वेब्स वहाँ पर भी हैं दैट स्टार्ट विद बैक्टीरिया. किससे चालू होते हैं? वो बैक्टीरिया से स्टार्ट होते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया से. और बैक्टीरिया को खाना कहाँ से मिलता होगा? ऑब्वियस है, इतने डीप डेप्थ में भी किसी ना कुछ डेथ होती होगी, और उन डेड डिकेइंग एनिमल
के ऊपर, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर ये बैक्टीरिया थ्राइव करता होगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया दैट थ्राइव नॉट ऑन सोलर एनर्जी, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको सोलर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बट एनर्जी इन द केमिकल्स ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं वहाँ पे, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनमें भी ये बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिंदा रह सकते हैं। जो विद ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एकदम सोलर लाइट नहीं है तो भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी मतलब पनप सकते हैं, और हॉट स्प्रिंग्स में पनप सकते हैं, और तो और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में भी बैक्टीरिया पनप सकते हैं, है ना। तो ये जो हॉट स्प्रिंग बता रहे हैं कि ऐसी जगहों पर भी बैक्टीरिया होते हैं। दिस हॉट स्प्रिंग्स अराइजेस एट द वेंट्स ऑफ वॉल्केनोस। कहाँ पे होते हैं ये हॉट स्प्रिंग्स? हम जानते हैं कि गर्म पानी के झरने कहाँ पे पाए जाते हैं? मोस्टली जहाँ पे अंदर में गर्म चीज़ें हैं, जैसे मैग्मा है तो वॉल्केनोस है ना। वॉल्केनोस एट द ओशियन फ्लोर्स, उस ओशियन बेड में, ओशियन फ्लोर में क्या है, उसके नीचे वॉल्केनोस है, उसकी वजह से वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, और वहाँ पे सोलर एनर्जी नहीं है तो वो हॉट स्प्रिंग में ही ऐसे बैक्टीरिया पनपते हैं। एंड द टेम्परेचर इज ऑफन हॉट एज 400 डिग्री सेल्सियस। तो एज इतने ज़्यादा हॉट और अनबियरेबल टेम्परेचर्स और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बैक्टीरिया जो है वो पनप जाते हैं, और इस तरीके से ये जो एनर्जी है, फूड चेन की एनर्जी, वो रिस्टोर होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।